एक आदमी किनारे की ओर भाग रहा है। पीछे 2 गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं। वह सैन फ्रांसिस्को खाड़ी तक 1.4 मील तैरने वाला है। एक गार्ड निशाना साधता है। एक और नाकाम फरारी। 34 कोशिशें, 34 नाकामियां। अगर कभी कोई असली फरारी होनी है तो वह ऐसी नहीं दिखेगी। न गोलियां चलेंगी, न कोई अफरा तफरी होगी, बल्कि एक ऐसी शानदार योजना जिसे अभी अंजाम दिया जा रहा है और किसी को खबर तक नहीं। फ्रैंक लंच हॉल में दाखिल होता है। कल रात उसे एक जबरदस्त विचार आया। अंदर यह उसका दूसरा साल है। बचपन में लावारिस छोड़े जाने के बाद वह धीरे धीरे बैंक डकैती की दुनिया में आ गया। वह एलन वेस्ट के बगल में बैठता है, जिससे वह पहली बार दूसरी जेल में मिला था। फ्रैंक, हम वेंट के जरिए सुरंग बनाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा? एलन पूछता है। कुछ महीने, लेकिन यह उस गलियारे तक जाती है, फ्रैंक जवाब देता है। वे धीरे धीरे बात करते हैं, जबकि गार्ड दूर से नजर रखते हैं। दोनों को अपनी सजा काटने के लिए यहां भेजा गया था, क्योंकि वे पहले ही हर उस जेल से भाग चुके थे जहां उन्हें रखा गया था। फ्रैंक, लेकिन यह तो सिर्फ पहला चरण है। बाद में हमें छिपकर भागने के उपकरण बनाने होंगे। तभी हम इस द्वीप से भाग पाएंगे। अगर योजना सफल रही तो इतिहास रच दिया जाएगा। अल्काट्राज को इस तरह बनाया गया है कि यहां से भागना नामुमकिन है। गार्डों और गश्ती दल से बचने के बाद भी आपको जमीन तक पहुंचने के लिए बर्फीले पानी में 1 मील से ज्यादा तैरना होगा। अचानक एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। सबकी नजरें घूमती हैं। फ्रैंक अपनी वर्दी में एक चम्मच छिपा लेता है। गार्डों की नजरों से बचकर योजना बनाना आसान है, लेकिन अब मुश्किल काम शुरू होता है। दीवार की हर खरोंच उन्हें फंसा सकती है। फर्श पर धूल और कंकड़ बिखरे हुए हैं। फ्रैंक पिछले 3 घंटों से लगातार खुदाई कर रहा है, लेकिन पिछले 2 महीनों से हर रात ऐसा करने के बाद भी मुश्किल से 30% काम ही हुआ है। फ्रैंक अपना चम्मच अपने वाद्य यंत्र में छिपा देता है और खुदाई वाली जगह को टॉयलेट पेपर और साबुन के मिश्रण से ढक देता है। तभी वह घड़ी आ जाती है। गार्ड निरीक्षण, सब बाहर निकलो। फ्रैंक जल्दी से अपना कॉन्सर्टीना उठाता है और उसे वेंट के ऊपर रख देता है। फ्रैंक और एलन अपनी टीम के नए सदस्यों के साथ मिलकर अपनी अपनी सुरंगें खोद रहे हैं। कैदी कतार में बाहर निकलते हैं। फ्रैंक सीधे सामने देखता है। एक गार्ड क्लेरेंस एंगलिन के पास आता है। मुझे अपनी कोठरी दिखाओ, वह आदेश देता है। फ्रैंक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर क्लेरेंस ने अपने निशान नहीं मिटाए तो फरारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्लेरेंस और उसका भाई जॉन एंगलिन बैंक डकैती के लिए सजा याफ्ता टीम के सबसे नए सदस्य हैं। सिर्फ 2 सुरंगों के साथ पकड़े जाने की संभावना कम है, लेकिन 4 आदमियों की खुदाई से संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई है। गार्ड अंदर आता है। क्लेरेंस का औजार उसके एकॉर्डियन में छिपा है। उसकी सुरंग के मुहाने को ढकने वाला पैच अभी भी गीला है। वह बिस्तर पलटता है और तकिए का कवर उतार देता है। एक लंबा ठहराव। वह क्लेरेंस की आंखों में आंखें डालता है। साफ है। एलन चिंतित दिख रहा है। उसकी खुदाई को ढका नहीं गया है। यह पूरी तरह से खुला है। गार्ड सीधे उसकी ओर बढ़ने लगता है। अगर एक भी व्यक्ति गायब हुआ तो जेल पूरी तरह से लॉकडाउन में चली जाएगी। फिर वह कहता है, निरीक्षण समाप्त। फ्रैंक वापस अपनी कोठरी में चला जाता है। दिन की 13वीं गिनती पूरी हो गई है। गार्ड की तलाशी ढीली थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। एक बात साफ है, अगर सुरंग में इतना समय लगता रहा तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हर अतिरिक्त रात उन्हें पकड़े जाने के करीब लाती है। उन्हें रफ्तार बढ़ानी होगी, और वह भी जल्दी। भोजन कक्ष में शोर शराबा भरा हुआ है। फ्रैंक एलन की ओर झुकता है। मुझे पता है कि हम तेजी से कैसे खोद सकते हैं। फरार होने वाले हर सदस्य को भरोसे के साथ साथ उनकी अनूठी विशेषज्ञता के लिए चुना जाता है।
हमें एक मोटर और बिजली का तार चुराना होगा। फ्रैंक कहता है, इससे हम एक ड्रिल बना सकते हैं। एलन कहता है, शोर का क्या होगा? फ्रैंक जवाब देता है, चिंता मत करो, मेरे पास उसके लिए एक उपाय है। अल्काट्राज के अंदर हर कैदी को एक काम सौंपा जाता है, जो बेहतर भोजन, छोटे विशेषाधिकार पाने और यहाँ तक कि अपनी सजा कम करने का एक तरीका है। एलन, जो एक मरम्मत करने वाला है, उसे अक्सर टूटे हुए उपकरण मिलते हैं। आज उसे जिन चीजों की मरम्मत करनी है उनमें से एक वैक्यूम है। वर्कशॉप में एलन उसे खोलता है। अगर वह इसे ठीक न होने लायक घोषित कर दे तो कोई इस पर दोबारा विचार नहीं करेगा। वह मोटर ढूंढता है, फिर उसे अपनी जेब में डाल लेता है। बिजली के तार कमरे के दूसरे हिस्से में रखे जाते हैं। वह चारों ओर देखते हुए वहां जाता है। ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। वह एक उठा लेता है। मोटर और केबल चुराना मुश्किल नहीं है, हालांकि उन चीजों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता जिनकी उन्हें बाद में जरूरत होगी। काम की शिफ्ट खत्म होती है और कैदी वापस कोठरियों की ओर चल देते हैं। एलन फ्रैंक को देखता है। अरे ये लो। फ्रैंक तनाव में अपनी कोठरी में वापस जाता है, पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। अगर ड्रिल काम कर गई तो वे भागने के उपकरण बनाने के और करीब पहुंच सकते हैं, जो उन्हें आजाद होने में मदद करेंगे। बाद में उस रात जब सब सो रहे होते हैं, वह मोटर में कबाड़ के लोहे का एक टुकड़ा लगाता है। बिजली के तार का उपयोग करके वह इसे छत की लाइट के अंदर के तारों से जोड़ देता है। वह इसे चालू करता है। अचानक एक कैदी चिल्लाता है, यह शोर कौन कर रहा है? फ्रैंक फुर्ती से बिजली का तार निकाल देता है। मोटर बहुत तेज है। अल्काट्राज में कोठरियों में सन्नाटे का सख्त नियम है। हल्की सी आवाज भी सुनाई दे जाती है। अभी फ्रैंक के लिए काम करना नामुमकिन है। उसे बिना आवाज किए ड्रिल इस्तेमाल करने का तरीका चाहिए। एलन धीरे धीरे अपना कॉन्सर्टिना बजाने लगता है, जिसकी धुन कोठरियों में गूंजती है। पास ही फ्रैंक पहली बार ड्रिल को दीवार में घुसाता है। फर्श पर कंकड़ और धूल जमा हो जाती है। ये काम कर रहा है। घंटों का काम चंद सेकंडों में हो रहा है। अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को संगीत बजाने के लिए 1.5 घंटा मिलता है। एलन का वाद्य यंत्र ड्रिल के शोर को छिपा रहा है। फ्रैंक कंक्रीट उठाता है और उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। अचानक एलन को हॉल से कई तेज धमक सुनाई देती है। एक गार्ड कोने से मुड़ता है। वह सीधे उनकी ओर आ रहा है। कैदी उसे बूट्स कहते हैं क्योंकि चलते समय उसके जूतों की तेज आवाज आती है। वह सबसे सख्त गार्डों में से एक है। एलन को किसी तरह फ्रैंक को चेतावनी देनी होगी। अगर उसने बजाना बंद किया तो फ्रैंक की पोल खुल जाएगी। वह आक्रामक तरीके से कॉन्सर्टिना बजाने लगता है और कोठरी की सलाखों पर लात मारता है, लेकिन फ्रैंक को इशारा समझ नहीं आता। वह अब भी खुदाई कर रहा है। बिना किसी सिस्टम के टीम के सदस्यों के बीच बातचीत नामुमकिन है। पहुंचता है। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। कुछ कैदी बजाने में माहिर होते हैं, ज्यादातर ठीक ठाक हैं, लेकिन आज रात एलन सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। जेल सख्त अनुशासन पर चलती है। मामूली सी भी असामान्य बात तुरंत खतरे की घंटी बजा देती है। गार्ड उपहास करता है। वह सीधे फ्रैंक की कोठरी की ओर बढ़ता है। एलन के पास अब तक की सबसे तेज आवाज करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बूट्स अंदर देखता है। वहां तुम्हारे पास क्या है फ्रैंक? वह पूछता है। मेरी नई मैगजीन। फ्रैंक अपने बिस्तर पर आराम से पढ़ रहा है। उसका कॉन्सर्टिना वेंट के ठीक सामने रखा हुआ है। अगर गार्ड ने तलाशी लेने का फैसला किया तो सब खत्म हो जाएगा। बूट सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। यह अब तक का सबसे करीबी मामला था। अगर उन्हें अल्काट्राज से भागने वाले इकलौते कैदी बनना है तो उन्हें और भी ज्यादा होशियार होना होगा। स्थिर हाथों से फ्रैंक कैनवास पर अपना पेंट ब्रश चलाता है। वह जानता है कि वेंट कवर के लिए सामान जुटाने से शक पैदा हो रहा है। हालात और खराब करने के लिए खुदाई के निशान इतने बड़े हो रहे हैं कि उन्हें वाद्य यंत्रों से छिपाना मुश्किल है। फ्रैंक अपना ब्रश साफ करता है।
सभी गार्ड जानते हैं कि वह सैन फ्रांसिस्को का एक कैनवास पेंट कर रहा है, लेकिन फ्रैंक यही चाहता है कि वे ऐसा ही सोचें। दिन में पहले उसने क्लेरेंस को ड्रिल दी थी और उसे दूसरों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा, फ्रैंक, क्या तुम तैयार हो? मेरे पास जल्द ही हमारे लिए कुछ होगा। इसकी मदद से वे हमारी खुदाई को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। फ्रैंक अपने ब्रश को हरे रंग के मिश्रण में डुबोता है। वह कार्डबोर्ड के एक टुकड़े के लिए नीचे झुकता है। उसने इसे ब्रश की दुकान में अपने दिन के काम के दौरान चुराया था। फ्रैंक कोने को पेंट करता है और उसे दीवार के सामने रखता है। बिल्कुल सही मेल। ठीक यही रंग बनाने के लिए पेंट मिलाने में घंटों लग गए हैं। इन नकली वेंट के लगने के बाद ही वे बिना किसी की नजर में आए सुरंगों को पूरा कर सकते हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। फ्रैंक ड्रिलिंग बंद कर देता है। महीनों की प्रगति के बाद वेंट अब हटने के लिए तैयार है। वह उसे खींचता है और वह ढीला हो जाता है। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने यह कर दिखाया। इससे भी अच्छी बात यह है कि बाकी लोग भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। कल एलन उसके साथ शामिल हो जाएगा। अब हर किसी के पास एक नकली वेंट और एक सुरंग है जो 90% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। फ्रैंक यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखता है कि गार्ड पास में ना हो। वह उसमें से घुस जाता है, सर्विस टनल के अंदर रेंगते हुए। यह गलियारा हर कोठरी के पीछे से गुजरता है। इसके बिना भागने की योजना काम नहीं करेगी। कई महीने पहले एलन यहाँ रख रखाव के काम के लिए आया था। उसने फ्रैंक को बताया कि एक गुप्त कमरा है और उसे कहाँ ढूंढना है। वह जगह को पहचान लेता है और अंदर घुस जाता है। उनकी योजना के दूसरे चरण के लिए भागने के उपकरण बनाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अचानक एलन का संगीत और अधिक तनावपूर्ण और अनियमित हो जाता है। उनका नया संकेत कि गार्ड का निरीक्षण होने वाला है। फ्रैंक के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। उसे तुरंत अपनी कोठरी में वापस जाना होगा। वह पाइपों से नीचे उतरता है, फिर गलियारे में दौड़ता है और अपनी सुरंग से होकर निकलता है। उसे मुख्य सेल ब्लॉक में कदमों की आहट सुनाई देती है। गार्ड पहले ही एलन की कोठरी के पास से गुजर चुका है। फ्रैंक छेद पर अपना नकली वेंट लगाता है और बिस्तर की ओर लपकता है। गार्ड अंदर देखता है। वह बच गया। अब उनके पास अगले चरण को शुरू करने के लिए सही जगह है, लेकिन भागने के उपकरण बनाना शुरू करने से पहले उन्हें गिनती के दौरान गार्डों को बेवकूफ बनाने का तरीका चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि वे अभी भी अपनी कोठरियों में हैं, जबकि वे गुप्त कमरे में काम कर रहे हों। फ्रैंक को शावर रूम में पानी और बातचीत की आवाज सुनाई देती है। हर किसी को हफ्ते में 2 बार नहाने की अनुमति है। वह एलन और भाइयों को देख लेता है। फ्रैंक कहता है, हमें नाई की दुकान से बाल और जाली चाहिए। अचानक अपनी आंख के कोने से फ्रैंक बूट्स को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह वापस अपने शावर की ओर चला जाता है। गार्ड रुक जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बूट्स चिल्लाता है, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। कई साल पहले फ्रैंक अटलांटा फेडरल जेल में बंद था। उसने गार्डों की गश्त की कमियों पर नजर रखी और जेल के ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान की। भागने की कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार आजाद हो गया, लेकिन 1 साल तक भागने के बाद वह पकड़ा गया और यहां भेज दिया गया। बूट्स चला जाता है। क्लेरेंस, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। फ्रैंक वहां से जाने लगता है। जॉन, किस लिए? फ्रैंक, अगर हम गिनती के समय गुप्त कमरे में हुए तो उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए हम में से हर कोई एक नकली सिर बनाएगा। इस तरह गार्डों को लगेगा कि हम सो रहे हैं। जॉन सिर हिलाता है। इससे उन्हें वह सारा सहारा मिल जाना चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत है। पहली बार चारों आदमी गुप्त कमरे में इकट्ठा होते हैं। सेल की सुरंगें खोद दी गई हैं और छिपी हुई हैं। उनके बिस्तरों पर पुतले रखे गए हैं। सही भागने के उपकरण बनाने के लिए उन्हें पहले यह देखना होगा कि उनका सामना किससे है। फ्रैंक, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम अपने ऊपर के वेंट से बाहर निकलेंगे। वह हमें सेल ब्लॉक की छत पर ले जाएगा। फिर हम बेकरी की चिमनी के पास से झुककर निकलेंगे और पाइप से नीचे जमीन पर फिसलेंगे। वहां से हम सड़क पार करेंगे, ऑफिसर क्लब हाउस के पास से गुजरेंगे और 2 12 फुट की कंटीली तारों वाली बाड़ चढ़ेंगे।
यहाँ से हम पावर हाउस की ओर बढ़ेंगे और उत्तर पूर्वी तट पर पानी तक पहुंचेंगे। एलन बीच में बोलता है, यह सब गार्डों की नजर में आए बिना? फ्रैंक जवाब देता है, हाँ, तैरना आत्महत्या के बराबर है। तट पर हम एक बेड़ा फुलाएंगे और लाइफ जैकेट और चप्पू के साथ पार करेंगे। हमें बस पुर्जे चुराने की जरूरत है। फ्रैंक और एलन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यह साफ है कि उपकरण बनाने के लिए सामान चुराना अब तक की उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। फ्रैंक को अपनी ओर आते कदमों की आहट सुनाई देती है। यह लाइब्रेरियन है। फ्रैंक, अरे मैं यह पत्रिका वापस करना चाहता हूं। यह 1 हफ्ते से तुम्हारे पास थी। यह ज्यादा समय नहीं है, लाइब्रेरियन जवाब देता है। फ्रैंक को बस एक पन्ने की जरूरत थी। इसके अंदर रबर से अलग अलग चीजें बनाने का तरीका बताया गया है। यह उबाऊ थी, फ्रैंक जवाब देता है, लेकिन यह सच से कोसों दूर था। सिर्फ 2 भगोड़े ही पानी तक पहुंच पाए हैं। ठंडे तापमान और लहरों के कारण उन दोनों की मौत हो गई। फ्रैंक अब जानता है कि भागने के सबसे कठिन उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, लाइफ जैकेट और बेड़ा। लाइब्रेरियन, क्या तुम इसके बदले कुछ और लेना चाहते हो? सिर्फ तभी जब वह काम की हो, फ्रैंक जवाब देता है। महीनों की रातों की नींद हराम करने के बाद उससे गलती हो गई। काम की से तुम्हारा क्या मतलब है? लाइब्रेरियन कहता है। छोड़ो भी, फ्रैंक जवाब देता है। वह वापस अपने बिस्तर की ओर चल देता है। किताबों ने उनकी यह समस्या सुलझा दी कि भागने के उपकरण कैसे बनाए जाएं। लेकिन उसके शब्दों ने शायद कुछ बहुत बुरा शुरू कर दिया है। पर इससे पहले कि वे आगे की योजना बना सकें, फ्रैंक मैदान के दूसरी ओर क्लेरेंस को देखता है। फ्रैंक धीरे धीरे टहलता है। आज का दिन आराम के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए है। सप्ताहांत के दौरान अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया जाता है, मैदान में 1.5 घंटे की आजादी। फ्रैंक के आगे एक कैदी अपना रेनकोट जमीन पर गिरा देता है। वह आगे बढ़ता है, उसे उठाता है और चुपचाप अपने कोट के ऊपर पहन लेता है। गार्डों और कैदियों के लिए ये कोट बेकार है, लेकिन फ्रैंक के लिए वे सब कुछ हैं। एलन पास आता है। तुम्हारे पास कितने रबर कोट हैं? फ्रैंक जवाब देता है, अभी 2। उस गुप्त कमरे में 10 और हैं। एलन, हमें कुल 50 चाहिए। फ्रैंक सिर हिलाता है। बेड़ा और लाइफ जैकेट बनाने के लिए काफी हैं। एलन कारखाने की ओर इशारा करता है। हम वहां से और चुरा सकते हैं। वह किसी और का कोट उठा रहा है। एक कैदी उसे ऐसा करते देख लेता है और सीधे उसकी ओर चलने लगता है। भीड़ जमा होने लगती है। अंदर इतनी बोरियत है कि कैदी लड़ाई शुरू करने का कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। फ्रैंक और एलन आगे बढ़ते हैं। गार्डों के आने से पहले स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। एक गलत कदम और क्लेरेंस को काल कोठरी में भेजा जा सकता है। फ्रैंक दूसरा कोट उतार देता है। अरे मेरे पास ये वाला है, वह कैदी को देते हुए कहता है। कैदी अपना सिर हिलाता है और वहां से जाने लगता है। बाल बाल बचे। वे खुद पर और अधिक ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। सभी आदमी गुप्त कमरे में इकट्ठा होते हैं। हवा में धूल और गर्म धातु की गंध है। फ्रैंक रबर की लाइफ वेस्ट को गर्म भाप वाली पाइप से दबाता है। गर्मी उन्हें अधिक टिकाऊ बनाती है, जिससे पानी में फटने की संभावना कम हो जाती है। फर्श पर प्लाईवुड के चप्पू पड़े हैं, जिन्हें चोरी की लकड़ी से सावधानी से बनाया गया है। एलन अपने संशोधित कॉन्सर्टिना को बेड़े के वॉल्व पर लगाता है और रिसाव की जांच के लिए थोड़ी हवा भरता है। एक गलती उन्हें समुद्र के बीच में फंसा देगी। तैयार? फ्रैंक कहता है। एलन सिर हिलाता है। सभी आदमियों में राहत की लहर दौड़ जाती है। महीनों की तैयारी, चोरियों और खतरों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। कल बड़ा दिन है। वे कमरे से बाहर निकलते हैं। दूसरा चरण पूरा हो गया है। अब सबसे कठिन हिस्सा आता है, बिना पकड़े गए द्वीप से बाहर निकलना। फ्रैंक अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे क्या पता कि एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। दिन की आखिरी गिनती पूरी हो चुकी है। फ्रैंक गार्डों के कदमों की आहट को गायब होते सुनता है। वह नकली सिर को उसकी जगह पर रख देता है। वे अब से कुछ ही मिनटों में गुप्त कमरे में मिलने के लिए सहमत हुए हैं। फ्रैंक चुपचाप अपने वेंट के माध्यम से रेंगता है। वह गलियारे में दूसरों का इंतजार करता है।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। आज या तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाएगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। उसके सामने क्लेरेंस आता है। क्लेरेंस, बाकी सब कहाँ हैं? वह फुसफुसाता है। वे जल्द ही यहां होंगे, फ्रैंक जवाब देता है। जॉन अपने वेंट से रेंगकर बाहर आता है और पास आता है। अब वे एलन का इंतजार करते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं, फिर 10 मिनट, लेकिन वह अभी भी यहां नहीं है। 11:30 पर लहरें उन्हें तेजी से किनारे तक ले जाने के लिए एकदम सही हैं। वे जितना अधिक इंतजार करेंगे, इस अवसर को खोने का जोखिम उतना ही बढ़ जाएगा। फ्रैंक एलन के वेंट की ओर जाता है। वह फुसफुसाता है, क्या बात है? खामोशी। फिर कल रात मेरा वेंट ढीला था। मुझे इसे अतिरिक्त सीमेंट से सील करना पड़ा, लेकिन अब यह अपनी जगह पर जाम हो गया है। फ्रैंक उसे लात मारता है, लेकिन एलन पिछले 10 मिनटों से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये टस से मस नहीं होगा। फ्रैंक जॉन और क्लेरेंस को पास बुलाता है। तुम दोनों यहां रुको और वेंट हटाने में उसकी मदद करो, मैं सामान तैयार करूंगा। फ्रैंक फुसफुसाता है। वह पाइपों पर चढ़ता है और गुप्त कमरे में प्रवेश करता है। लाइफ जैकेट, बेड़े, चप्पू और काम चलाऊ टॉर्च के साथ तैयार रखे हैं। वह बेड़े की ओर देखता है। ये थोड़ा पिचक गया है। कल जो हवा उन्होंने भरी थी उसमें से कुछ निकल गई है। क्लेरेंस वेंट को ढीला करने के लिए दीवार के पीछे से एक धातु के पाइप का उपयोग कर रहा है। वे इसे पूरी तरह से नहीं तोड़ सकते क्योंकि यह गार्डों को साफ दिख जाएगा। एलन भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। हालांकि संगीत के समय के बिना वह बहुत शोर नहीं कर सकता। भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या वे एलन को धोखा देकर पीछे छोड़ देंगे या रुककर उसकी मदद करेंगे? आज की रात ही उनके पास एकमात्र मौका है। क्लेरेंस, हमें निकलना होगा, तुम्हें यह खुद ही पूरा करना होगा। एलन जवाब देता है, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। फ्रैंक भाइयों को कमरे में आते हुए देखता है। एलन कहाँ है? फ्रैंक पूछता है। वहां बहुत शोर था, हमें रुकना पड़ा। फ्रैंक का दिल बैठ जाता है। एलन जेल के अंदर उसके सबसे पुराने दोस्तों में से एक है। उसे अब छोड़ना अक्षम्य लगता है। क्लेरेंस, अगर एलन जल्द ही बाहर निकल आता है तो हम किनारे पर उसका इंतजार कर सकते हैं। अभी समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। नाव की थोड़ी हवा निकल गई है, पर यह सामान्य है। ज्वार पकड़ने के लिए हमें अभी निकलना होगा, फ्रैंक जोर देता है। वे भागने का सामान उठाते हैं और छत की ओर जाने वाले वेंट के नीचे खड़े हो जाते हैं। फ्रैंक साबुन से बना एक नकली बोल्ट हटाता है जिसे उसने हफ्तों पहले बनाया था। फिर वह वेंट को ऊपर की ओर धकेलता है। तभी वह हादसा होता है। फ्रैंक सुन्न रह जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सब खत्म हो गया। गार्ड्स को खबर हो गई है। लेकिन तभी एक और धमाका सुनाई देता है। नीचे कैदी चिल्ला रहे हैं और अपने पैर पटक रहे हैं। गार्ड्स चुप रहने का आदेश देते हैं, लेकिन शोर बढ़ता ही जाता है। कैदी रुकने वाले नहीं हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है। फ्रैंक फुसफुसाता है। वे छत पर दौड़ने लगते हैं। कई तेज सर्चलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए इलाके की तलाशी ले रही हैं। रोशनी की एक किरण गुजरती है। फ्रैंक को एक मौका दिखता है और वह दौड़ता है, लेकिन सामान उसे धीमा कर रहा है। रोशनी वापस उसकी ओर घूमती है। फ्रैंक कोट में छिप जाता है। बाल बाल बचे। फ्रैंक जानता है कि एलन इसी रास्ते से आएगा, इसलिए वह उसके लिए एक जैकेट छोड़ देता है। अगर एलन वेंट से बाहर निकल पाता है तो यह जैकेट उसे समुद्र पार करने में मदद करेगी। वे इमारत के किनारे की ओर दौड़ते रहते हैं। फ्रैंक बेकरी के ड्रेन पाइप तक पहुंचता है और नीचे उतरने लगता है। अगर अब किसी गार्ड ने उन्हें देख लिया तो सीधे सिर में गोली लगेगी। फ्रैंक जमीन पर पहुंच गया है। बाकी लोग भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। अब उन्हें पावर हाउस तक पहुंचना है। झुककर चलते हुए वे सड़क पार करते हैं। वे सामान फेंकते हैं और एक दूसरे को ऊपर खींचते हैं। फ्रैंक सबसे आगे है, समुद्र की ओर दौड़ रहा है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसने जानबूझकर यह जगह चुनी क्योंकि यह सर्चलाइट्स की पहुंच से बाहर है। वह पीछे मुड़कर देखता है, एलन का कोई सुराग ढूंढते हुए। कुछ नहीं। अब उन्हें नाव में हवा भरनी होगी। जॉन निगरानी रखता है जबकि क्लेरेंस अपनी लाइफ जैकेट पहनने लगता है। हर एक मिनट बहुत तेजी से बीत रहा है।
वे नाव फुलाते हैं और उसे समुद्र में ले जाते हैं। पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पहले इसे उथले पानी में आजमाना होगा। क्लेरेंस अंदर कूद जाता है। अगर नाव डूब गई तो उन्हें तैरना पड़ेगा। इन लहरों के बीच मौत लगभग तय थी। जॉन ने चप्पू क्लेरेंस को थमा दिए। ये तैर रही है। सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ है, सिवाय एक आदमी के। फ्रैंक बेताबी से चारों ओर देखता है। उसे एलन अब भी नहीं दिख रहा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। फ्रैंक मन ही मन ये जानता है। वह एक कठिन फैसला लेता है। चलो चलें। वे नाव आगे बढ़ा देते हैं और अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। लेकिन क्या वे किनारे तक पहुंच पाए? एलन उस रात छत तक तो पहुंच गया था, पर उसे बहुत देर हो चुकी थी। अपने लिए छौड़ा गया सामान न देख पाने के कारण वह वापस अपनी कोठरी में चला गया और सो गया। अल्कट्राज के गार्डों को सुबह होने तक इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई भाग चुका है। खतरे के सायरन बज उठे और खोजी दल हर दिशा में उनकी तलाश करने लगे। 2 दिन बाद उन्हें अपना पहला सुराग मिला। एंजल आइलैंड से 200 गज दूर एक प्लास्टिक बैग बहकर किनारे आ गया था। उसके अंदर एंगलिन भाइयों में से एक का बटुआ था, जिसमें परिवार की तस्वीरें भी थीं। फिर 1 हफ्ते बाद गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक रेनकोट के टुकड़े तैरते हुए मिले। हवा, जमीन और समुद्र में 10 दिनों की तलाश के बाद FBI ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे लोग शायद डूब गए हैं। हालांकि कोई भी शव न मिलने के कारण इसकी जांच आज भी जारी है। जैसे ही यह खबर फैली, कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगीं। गवाहों ने फ्रैंक को ओक्लाहोमा, इंडियाना और ओहियो में देखने का दावा किया। जहां तक एंगलिन भाइयों की बात है, कोई नहीं जानता कि वे अपनी मां से दोबारा मिले या नहीं। फिर भी 1973 में अपनी मृत्यु तक उन्हें हर मदर्स डे पर किसी अज्ञात व्यक्ति से फूल मिलते रहे। उनके अंतिम संस्कार में यह बताया गया कि भारी मेकअप वाली 2 अज्ञात महिलाएं दूर खद्द ही शोक मना रही थीं, और वहां मौजूद लोगों का कहना था कि वे दोनों भेष बदले हुए जॉन और क्लेरेंस जैसे ही दिख रहे थे।